हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 28 ऑफ जनवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज इट्स अबाउट दी जो अभी इंडिया ने होस्ट करी समिट with the five Central Asian countries, and the five Asian Central countries are it's Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, and Turkmenistan and Uzbekistan. So these are the five nation जिसके साथ इंडिया ने कल हमारे देखो जब भी समिट की बात आ जाए ना हमेशा याद रखना समिट समिट का अगर लिटिल मीनिंग समझे तो क्या होता है इट्स अ हाईएस्ट पॉइंट। तो जब भी समिट है तो उसका मतलब होता है कि जिन कंट्रीज के बीच में ये समिट हो रही है उन कंट्रीज के हेड ऑफ द गवर्नमेंट होंगे। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस होती है, कुछ और चीजें होती हैं तो कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, लेकिन जब भी समिट होती है जैसे G20 समिट होती है, G7 समिट होती है, कौन आता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, है ना, क्योंकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। तो समिट में हमेशा जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा वही रिप्रेजेंट करता है अपने नेशन को समिट में। बाकी कॉन्फ्रेंस में किसी और मीटिंग मीटिंग में कोई भी कर सकता है, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, बट समिट में नहीं होता। तो वही हुआ। तो कल समिट थी, वर्चुअल समिट थी, फर्स्ट सेंट्रल एशियन मीट थी, इंडिया ने होस्ट किया। और जो डिस्कशन हुआ ना वो डिस्कशन था कनेक्टिविटी से रिलेटेड, क्योंकि एक कनेक्टिविटी ऐसा इशू है जिसके चलते इंडिया और सेंट्रल एशियन नेशंस के बीच में ट्रेड नहीं हो पाता, क्योंकि सेंट्रल एशियन नेशंस आर द लैंडलॉक्ड नेशंस और पाकिस्तान पड़ता है, फिर अफगानिस्तान ऊपर से आ जाता है, फिर उसके बाद आपका चाइना का भी थोड़ा बहुत पार्ट आ जाता है, जिसके चलते हम लोग डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर पाते सेंट्रल एशियन नेशंस के साथ। तो बात उसी पे हुई कि हम लोग पहले तो चाबार पोर्ट को लेकर काम करेंगे साथ में, और अफगानिस्तान में सिचुएशन को रिजॉल्व कराने को लेकर भी काम करेंगे, क्योंकि हम इंडिया का और 5 सेंट्रल एशियन नेशंस का एक ही विजन है और एक ही एम है अफगानिस्तान को लेकर, जो कि है पीसफुल सिचुएशन बनी रहनी चाहिए, है ना। और चाबार पोर्ट अगर बन गया, चाबार पोर्ट में अगर इंडिया का डोमिनेंस आ गया जो कि ईरान में होगा, तो ईरान के थ्रू वो लोग अफगानिस्तान में एंटर करेंगे, देन अफगानिस्तान से वो सेंट्रल एशियन नेशंस में एंटर कर जाएंगे। ओके, सो एक डायरेक्टली रूट बन जाएगा, लैंड रूट हम लोग एक ढूंढ लेंगे नया फॉर द ट्रेड, फॉर द इंक्रीज ऑफ ट्रेड बिटवीन द इंडिया एंड सेंट्रल एशियन नेशंस। ठीक है, तो इसके लिए ये डिस्कशन हुआ। बाकी और भी डिस्कशंस हुए हैं, एंड दैट्स अबाउट कि हम लोग इंडिया और 5 सेंट्रल एशियन नेशंस विल स्ट्रेंथन द कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल एंड डेवलपमेंट, पार्टनरशिप, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, कल्चर एंड टूरिज्म, सिक्योरिटीज में भी काम करेंगे। मूविंग फर्दर, सो फाइनली गवर्नमेंट ने लास्ट स्टेप फुलफिल कर दिया है अबाउट द ट्रांसफर ऑफ एयर इंडिया शेयर्स टू द टाटा सन्स। ठीक है, तो टाटा सन्स की एक सब्सिडरी है टैलिस, टैलिस जो कि एयर इंडिया को रेगुलेट करेगी, उसको उन्होंने ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कर दिए हैं फाइनली। ओके, तो यही बताया गया बस कि हम बात करें तो पूरे तरीके से अब टाटा के कंट्रोल में आ चुका है। अब उसके साथ साथ एयर इंडिया तो गया गया, उसका कंट्रोल भी गया, उसका मैनेजमेंट भी गया, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एक चीज और है, इसको हम बोलते हैं AISATS। ठीक है, एयर इंडिया सेट्स। अब कभी भी देखो सेट्स होता है ना, तो हर एयरलाइंस के सेट्स होते हैं। सेट्स इज समथिंग जैसे बैगेज पॉलिसी हो गई, आपकी सिक्योरिटी हो गई, तो जैसे कि आपके एयरलाइंस के एम्प्लॉइज हो गए, तो AISATS दिखता है ये एयर इंडिया का। बाकी अगर कोई जैसे कि लुफ्टांसा है तो लुफ्टांसा सेट्स होगा, एयर इंडिया का तो AI एयर इंडिया सेट्स होगा। तो AISATS का 50% जो 50% जो शेयर्स है वो गवर्नमेंट के पास है, और रिमेनिंग 50% शेयर्स टाटा सन्स के पास चले गए, टाटा सन्स की सब्सिडरी के पास, टैलिस के पास। ओके, एंड हम अगर एयर इंडिया की बात करें तो एयर इंडिया 1953 से PSU था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे कि BHEL है, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, वैसे ही था। लेकिन अब टाटा सन्स, टाटा ग्रुप्स के पास चला जा चुका है ये। अगर हम देखो, अगर हम एयर इंडिया की हिस्ट्री की बात करें ना, तो एयर इंडिया रियलिटी में जब बना था तब टाटा वालों का ही था, ये टाटा ग्रुप का ही था, बट उसको नेशनलाइज कर दिया गया था, इंडियन एयरलाइंस को नेशनलाइज कर दिया गया था। ओके, जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट ने इसको नेशनलाइज किया, तो टाटा सन्स से चला गया था ये, क्योंकि ये फिर गवर्नमेंट के एम्बेट में आ गया, PSU बन गया। उसके बाद अब फाइनली टाटा सन्स के पास ये अब आपका
एयरलाइंस आ चुका है, एयर इंडिया एयरलाइंस आ चुका है। बाकी टाटा सन्स के पास एक और एयरलाइंस है, एंड द नेम ऑफ द एयरलाइंस है विस्तारा, जिन्होंने सिंगापुर की कंपनी के साथ खोली है। मूविंग फर्दर, हम लोग सिटी की न्यूज नहीं पढ़ेंगे। लेट्स सी स्टेट बेस में क्या न्यूज है। सो यस, सो व्हाट हैपेंड, तो तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं आर एन रवि का कहना है, और उनका कंसर्न भी था, तो उन्होंने लिखा भी तमिलनाडु गवर्नमेंट को, टू द एजुकेशन डिपार्टमेंट, कि आप बच्चों को अदर लैंग्वेजेस लर्न करने से रोक नहीं सकते, ना आप रोकेंगे। मतलब क्योंकि तमिलनाडु में हम जाए तो बच्चों को ना, जो गवर्नमेंट है वो तमिल सिखाने पे ज्यादा फोकस करती है, ना कि अदर लैंग्वेजेस पे। तो उसके रिप्लाई में जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने गवर्नर को लिखा कि देखो, हम लोग बायलिंगुअल पॉलिसी को फॉलो करेंगे, मतलब पहली लैंग्वेज तो तमिल सीखेगा, उसके अलावा वो दूसरी लैंग्वेज भी सीख सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसको इंग्लिश सीखनी इंग्लिश सीखे, उसको हिंदी सीखनी हिंदी सीखे, जो सीखना है सीखे। तो बायलिंगुअल पॉलिसी तो होगी होगी, ये हम लोग अश्योर करते हैं। बट हाँ, एक चीज और, भैया हमने नीट बिल भेज रखा है, उसको आप साइन करके वापस भेज दो, उस पर आप असेंट दे दो। तो ये चीज बेसिकली एजुकेशन मिनिस्टर ने गवर्नर को रिप्लाई में किया। मूविंग फर्दर, सो मुल्ला पेरियार डैम, द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द केरला एंड द तमिलनाडु, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोल दिया था कि हम लोगों ने एक वर्किंग कमेटी बना दी है, और वर्किंग कमेटी डिसाइड करेगी कि भाई के मुल्ला पेरियार डैम पे क्या होना चाहिए, बार बार सुप्रीम कोर्ट अप्रोच नहीं करेंगे। तो फाइनली जो सेंट्रल वाटर कमीशन है, उसने अपना स्टेटस रिपोर्ट दिया है टू द सुप्रीम कोर्ट, एंड दे हैव सेड इन द रिपोर्ट दैट द कंडीशन ऑफ द मुल्ला पेरियार डैम इज सेटिस्फैक्टरी, विच मीन्स कि भैया जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि आप 157 फीट तक वाटर को स्टोर कर सकते हो, वो सही है। तो केरला अब रोक नहीं सकता तमिलनाडु गवर्नमेंट को कि आप 142 या 146 फीट तक ही वाटर फिलअप करोगे। जो मैंडेट है, वो मैंडेट को अब तमिलनाडु गवर्नमेंट फुलफिल करेगा। लेट्स सी होता क्या है। बाकी अभी केरला गवर्नमेंट इस पर भी ऑब्जेक्शन उठाएगा। मूविंग फर्दर, या सो ऑन द एडिटोरियल न्यूज, देखो, तो आज के हम एडिटोरियल की बात करें तो आज हमारे दो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज इट्स अबाउट दी ओपन दी स्कूल्स, इसको अपन पढ़ेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है ना, मजा आएगा इसमें, थोड़ी चीजें समझेंगे अपन, नए नए पॉइंट्स है, नए नए पॉइंट समझने वाले हैं। एंड द सेकेंड वन, इट्स अबाउट दी रॉन्ग रूट, इसको अपन पढ़ेंगे। तो अभी केरला के इश्यू से रिलेटेड है, इसको भी अपन पढ़ने वाले हैं। चलो, तो फर्स्ट विल डिस्कस दी ओपन दी स्कूल्स। देखो, अगर हम बात करें तो ऑथर ने यहां पर सिंपल सी बात बोली है कि देखो, स्कूल्स को ना हमें फिर से रीओपन कर देना चाहिए, क्योंकि जो केसेस है उनमें डिप आया है, और वैक्सीन कवरेज भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो हमें स्कूल्स को अब रीओपन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें तो कोविड 19 को कॉम्बैट करने के लिए अराउंड 180 कंट्रीज ने टेम्परेरी स्कूल को क्लोज कर दिया था, जिसके चलते 1.6 बिलियन चिल्ड्रंस एंड यूथ जो हैं वो स्कूल में जा नहीं पाए। तो अगर, और रिपोर्ट भी आई है, बताया गया कि अगर आपने 5 महीने तक स्कूल्स को टेम्परेरी क्लोज करके रखा हुआ है, तो इससे दो चीजें पता लगती हैं। क्या? क्योंकि बच्चे की स्कूलिंग में आधा साल का इंपैक्ट आया है, उसका आधा साल का लॉस हुआ है। ओके, और इस टेम्परेरी क्लोजर ऑफ द स्कूलिंग से दो इंपैक्ट पड़े हैं, दो लर्निंग इंपैक्ट पड़े हैं। पहला कि भैया बच्चे ने, जो बच्चों के पास जो अपॉर्चुनिटी थी कुछ सीखने की, अपॉर्चुनिटी टू लर्न, वो उनको नहीं मिली, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि भैया जो बच्चे ने पहले पढ़ा था, प्रीवियसली जो पढ़ा था, वो उसको भी भूल गए। और एक और चीज बताई गई कि जो वर्नेबल ग्रुप है ना, बिकॉज ऑफ द स्कूल क्लोजर, जिसमें सबसे इंपैक्ट पड़ा है, वो है गर्ल्स। वो है गर्ल्स। क्यों? क्योंकि गर्ल्स को बेसिकली एक तो फाइनेंशियल सिचुएशन ज्यादा खराब हो गई बहुत सारी फैमिलीज की, जिससे गर्ल्स को ड्रॉप आउट होना पड़ा स्कूल से, और उसके साथ साथ उनके साथ इनइक्वालिटी भी हो रही है, एक्सक्लूजन भी हो रहा है अगर ड्रॉप आउट किया जा रहा है, और उनको जो घर के काम है उन काम में उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है, जिसके चलते गर्ल्स जो है वो ड्रॉप आउट होती जा रही हैं। अब 4 इंपैक्ट पड़ते हैं, ठीक है, अगर स्कूल क्लोज है 4 इंपैक्ट पड़ते हैं। एक होता है एकेडमिक इंपैक्ट, दूसरा होता है मेंटल इंपैक्ट,
तीसरा होता है सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट और चौथा होता है फिजिकल इम्पैक्ट। अब एकेडमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा वो समझेंगे अपन। जब हम एकेडमिक इम्पैक्ट की बात करें तो बहुत सारी फैमिलीज हैं जिनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है और एडिक्वेट डिवाइसेस नहीं है जिससे वो ऑनलाइन एजुकेशन इम्पार्ट करवा सकें अपने बच्चों को। ठीक है। और बहुत सारी फैमिलीज में बच्चों के लिए कोई सपोर्ट नहीं है, ना ही उनको कोई सपोर्ट करने वाला है इन दी होम लर्निंग में, क्योंकि भाई उनके जरूरी थोड़ी ना उनके माँ बाप एजुकेटेड हो। ठीक है। जिसके चलते जो चिल्ड्रन है उनको लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, ये चीज बताई गई। फिर मेंटल इंपैक्ट की हम बात करें तो मेंटल इंपैक्ट की हम बात करें तो बच्चे जो है ना, बच्चों जो है ना, चिल्ड्रंस, दे आर फीलिंग आइसोलेटेड बिकॉज वो अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे, वो अपने पीयर्स से नहीं मिल पा रहे। ठीक है। और उसके साथ साथ बिकॉज ऑफ द स्कूल क्लोजर उनका जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन बहुत कम हो गया एंड बिकॉज ऑफ दैट उनकी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। अब आते हैं सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट पर। तो सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट का क्या हुआ कि सबसे बड़ा इंपैक्ट जो पड़ा है ना वो उन बच्चों के ऊपर पड़ा है जिनकी फैमिली जो है वो लो इनकम में रहती है। ठीक है। जिसके चलते उनको फूड इनसिक्योरिटीज भी एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है बहुत सारे बच्चों को। ये सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ रहा है। फिजिकल इंपैक्ट का क्या दिखा रहा है? तो फिजिकल इंपैक्ट का बताया कि देखो अब स्कूल जो है इज नो लॉन्गर अ सेफर प्लेस करंटली बिकॉज ऑफ द कोविड-19, जिसके चलते जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं जो स्कूल ऑफर करता था वो कोई बच्चा एक्सेस नहीं कर पा रहा। एंड फॉर द 90% ऑफ द स्कूल चिल्ड्रंस जो फिजिकल एक्टिविटी है जो वो करते हैं वो स्कूल्स में ही करते हैं, उनको बाहर मौका मिल ही नहीं पाता। ठीक है। तो फिजिकल इंपैक्ट भी उनको दिख रहा है क्योंकि चिल्ड्रंस आर मोस्टली रिलाइड ऑन दी स्कूल फॉर फिजिकल एक्टिविटी। मूविंग फर्दर, सो इट्स अबाउट द रॉन्ग रूट। अब ये है क्या, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है ना, और बहुत मजेदार एडिटोरियल है। देखो हुआ क्या, ये जो रॉन्ग रूट एडिटोरियल है ना ये लिखा गया अबाउट दी लोक आयुक्त लॉ के अमेंडमेंट को लेकर। अब जो गवर्नमेंट है केरला में, उस गवर्नमेंट ने, अभी सेशन तो चल नहीं रहा, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल दिया और उस प्रपोजल ने कैबिनेट ने पास किया और उसको भेज दिया टू दी गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान कि भैया इस आप अमेंडमेंट लेके आ जाओ, ऑर्डिनेंस लेके आ जाओ इन दी लोक आयुक्त लॉ के अंडर। अब ये है क्या, तो देखो अगर हम लोक आयुक्त लॉ की हम बात करें तो लोक आयुक्त लॉ का मतलब है क्या, हमें याद है लोकपाल और लोकायुक्त 2011 में जो एंटी करप्शन कैंपेन चला था दिल्ली के अंदर, अन्ना हजारे ने प्रोटेस्ट किया था, आपके अरविंद केजरीवाल ने प्रोटेस्ट किया था, तो बात किस पे थी, लोकपाल और लोकायुक्त को लेकर। तो इट्स अ ओम्बुड्समैन अबाउट द करप्शन एक्टिविटीज, जो कि आपके चाहे पॉलिटिशियंस हो चाहे आपके गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, कोई भी हो, तो मतलब पब्लिक इंप्लॉय जो होगा या पब्लिक पर्सन जो होगा उस पर वो लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर्स एंड एवरीवन, कैबिनेट मिनिस्टर्स, एवरीवन। तो ये था, तो सेंटर के लिए लोकपाल था और स्टेट के लिए लोकायुक्त था। तो बहुत सारे स्टेट्स ने लोकायुक्त बनाई, उसमें से केरला था और केरला ने एक लॉ भी फ्रेम किया था और उस लॉ के अंदर एक प्रोविजन है एंड दैट प्रोविजन इज कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर, अब मैं यहां पब्लिक सर्वेंट अगर बोल रहा हूं तो इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑल्सो एंड आपका क्या बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड एमएलए एमपीज ऑल्सो। ठीक है। तो उस पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट अगर कोई सब्सटेंशियल एविडेंस मिलता है, मतलब ऐसा एविडेंस मिलता है कि ऑन द फेस ऑफ इट लग रहा है कि हाँ उसने करप्शन किया होगा, तो उसको उसकी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा या उसकी पोस्ट से निकाल दिया जाएगा, उसको वेकेंट करना पड़ेगा अपना ऑफिस, सॉरी रिजाइन नहीं, उसको अपना ऑफिस वेकेंट करना होगा। और लोकायुक्त जो है, लोकायुक्त लॉ के अंडर इट्स अ जुडिशियल कमिटी दैट विल डिसाइड कि ये एविडेंस सस्टेनेबल है कि सब्सटेंशियल है कि नहीं है, और उसी प्रोविजन को अमेंड करने के लिए गवर्नर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट जो कैबिनेट है टू ब्रिंग दी ऑर्डिनेंस। अब बहुत सारी जो अपोजिशन पार्टीज है वो बोल रही है नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि यही प्रोविजन तो है जो कि लोकायुक्त लॉ को वैलिड बनाता है। अब ये गवर्नमेंट कर क्यों रही, हुआ क्या, अभी जो आपके मिनिस्टर हैं, केरला के मिनिस्टर थे
हायर एजुकेशन और माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर, उनके अगेंस्ट ऐसा हो गया, इस प्रोविजन का उनके अगेंस्ट यूज किया गया। जुडिशियल कमेटी बनी, उन पे एलिगेशन लगे, उन्होंने करप्शन किया, एविडेंस सब्सटेंशियल लगा जुडिशियल कमेटी को, और उनको अपना ऑफिस वेकेंट करना पड़ा। तो एक फियर क्रिएट हो गया पूरे कैबिनेट में, पूरी गवर्नमेंट में, कि भैया हम ऐसे, हमारा प्रोविजन, ये वाला प्रोविजन हमारे ऊपर एप्लीकेबल ना हो जाए। तो इसी के चलते उन्होंने रिक्वेस्ट करी है टू द गवर्नर ऑफ केरला आरिफ मोहम्मद खान कि भैया आप इसमें ऑर्डिनेंस लेके आओ, मतलब चेंज लेके आओ, उस प्रोविजन को हटा दो। और इसके जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप क्यों हटवा रहे हो, क्योंकि ये तो बोल ही सकते हैं हमें डर लग रहा है, तो उन्होंने बोला कि जब हम बात करते हैं आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 164 और 163 जो है, विच सेज कि गवर्नर shall appoint the minister, including chief, shall appoint the minister in the government on the aid and advice of chief minister। ठीक है, तो गवर्नर जो है वो किसी मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, किसके एडवाइस पर? चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर। अब ये आर्टिकल 163 164 बोलता है ना। अब गवर्नमेंट ने बोला, केरला गवर्नमेंट ने बोला कि देखो, अगर आप किसी मिनिस्टर को बाय यूजिंग द प्रोविजन ऑफ लोकायुक्त लॉ हटाते हो, वेकेंट करवाते हो, तो उसके पास एक तो अपील करने का राइट नहीं है, और जो गवर्नर की पावर है उसको भी रिड्यूस कर रहा है। तो इट्स अगेंस्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रिड्यूस नहीं कर रहा, मतलब गवर्नर की पावर को काउंटर कर रहा है, क्योंकि गवर्नर ही अपॉइंट करता है, गवर्नर ही रिमूव करता है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो अब गवर्नर की पावर को काउंटर कर रहा है ये लॉ, जिसके चलते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच करता है प्रोविजन, तो आपको ये अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। दैट्स व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग। लेट्स सी कि आरिफ मोहम्मद खान करते क्या है। जहां तक मुझे लग रहा है आरिफ मोहम्मद खान मानेंगे नहीं, क्योंकि वैसे ही वो गवर्नमेंट, केरला गवर्नमेंट से बहुत गुस्से में रहते हैं। चलो, मूविंग फर्दर अगेन ऑन द नेशनल न्यूज। सो व्हाट हैपेंड? सो बिहार में जो प्रोटेस्ट चल रहा था आपके रेलवे एग्जामिनेशन को लेकर, आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन और रेलवे एग्जामिनेशन को लेकर, उसमें बहुत सारे बच्चों को बुक कर लिया गया, मतलब उनके ऊपर केस फाइल हो गया। एंड रीजन बीइंग क्योंकि उन्होंने बहुत पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया, रेलवे की प्रॉपर्टीज को डैमेज किया, और इंक्लूडिंग 6 आपके जो टीचर्स हैं उनके ऊपर भी एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई। एंड द एफआईआर इज अबाउट कि उन्होंने इंस्टिगेट किया है बच्चों को टू डू अ वायलेंट प्रोटेस्ट। इसमें से हमारे खान सर भी इन्वॉल्व है। मूविंग फर्दर, अच्छा ये पूरा पेज पॉलिटिक्स से भरा हुआ है, नहीं पढ़ना है। या सो अगेन ऑन द नेशनल न्यूज, व्हाट हैपेंड? तो कल इंडिया में 2.49 लाख फ्रेश केस निकले कोविड-19 के। ओके, एंड यूनियन होम मिनिस्ट्री ने जो गाइडलाइंस थी कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को, मतलब थर्ड वेव को कैसे फाइट करना है, उन गाइडलाइंस को बोला है कि भाई इन गाइडलाइंस को आप 28 फरवरी तक एक्सटेंड कर दो। मतलब 28 फरवरी तक अब जो है वो गाइडलाइंस एक्सटेंड हो चुकी हैं। मूविंग फर्दर, सो इन द स्टेट ऑफ असम अराउंड 250 तीवा एंड गोरखा एक्सट्रीमिस्ट, या नक्सलाइट्स बोल सकते हैं, उन्होंने अपने आर्म्स ले डाउन कर दिया, मतलब सरेंडर कर दिया टू द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट उस चीज की रिस्पेक्ट भी करी, एंड द सरेंडर बिफोर द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम हेमंत विश्वा शर्मा। मूविंग फर्दर ऑन द वर्ल्ड न्यूज, सो रशिया जो है ना, वो रशिया और यूएस के बीच में थोड़ा सा अभी फ्रिक्शन है बिकॉज ऑफ द यूक्रेन, या हम बोल सकते हैं क्रीमिया इशू को लेकर। और रशिया जो है, रशिया का कहना है कि हम लोगों के पास अभी भी एक चांस है कि हम लोग यूएस के साथ डायलॉग कर सकते हैं इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये बात हो रही है। अच्छा, दोनों लड़ भी नहीं सकते, अगर दोनों लड़ना स्टार्ट कर दिया तो एक तरीके से बहुत इंपैक्ट पड़ेगा इन दी पूरे वर्ल्ड में, कोई ऐसा नेशन नहीं बचेगा, मतलब कोविड-19 जैसी सिचुएशन बन जाएगी अगर यूएस अमेरिका की वॉर होती है। मतलब वॉर होनी नहीं चाहिए, बट अगर ऐसे चांसेस आते हैं तो। मूविंग फर्दर, सो चाइना जो एक्सट्रीम स्टेप ले रहा था लिथुआनिया के अगेंस्ट, क्योंकि उसने ताइवान को लेकर उन्होंने जो हेडिंग दी थी, इसमें उन्होंने बोल दिया था कि रिपब्लिक ऑफ या इंडिपेंडेंट ऑफ ताइवान, जिसमें चाइना का जो मेनलैंड है वो बहुत दुखी हो गया था और बहुत गुस्सा हो गया था लिथुआनिया को लेकर। एंड चाइना ने बहुत सारे उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, और बहुत सारी कंट्रीज को भी बोला कि अब लिथुआनिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, जिसके रिटेलिएशन में यूरोपियन यूनियन
के अंडर ल्यूथेनिया आता है, तो यूरोपियन यूनियन ने बोला है कि हम लोग WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में केस फाइल करने वाले हैं अगेंस्ट दी चाइना बिकॉज दे आर टारगेटिंग ल्यूथेनिया। ओके, सो अच्छा, आज बिजनेस न्यूज में ऐसे कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर, वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प। सो हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।